Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. Today we are conducting our 24th lecture and I am your instructor Sayyida Aroojna. Class in previous lectures we started the topic free cash flow जिसमें हमने डिस्कस किया फ्री कैश फ्लो क्या होता है, उसकी बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, किन किन मेथड्स और फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए हम फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन और जिसमें हम 2-3 मेथड्स को के फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये एक इलस्ट्रेशन है, हमें इंफॉर्मेशन और डाटा दिया गया है फॉर एबीसी कंपनी और इस कंपनी के जो अवेलेबल स्टेटमेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड की गई हैं जो कि हम यूज करेंगे फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशन के अंदर। ABC Incorporation incorporated on 31st December 2007 with the initial capital infusion of $224,000 of debt and $336,000 of common stock. Acts as a distributor of industrial goods. The company managers immediately invested the initial capital in fixed capital of $500,000 and working capital of $60,000. Working capital initially consisted solely of inventory. The fixed capital consisted of non-depreciable property of $50,000 and depreciable property of $450,000. The depreciable property has a 10-year useful life with no salvage value. ABC financial statements for the 3 years following incorporation and starting with the net income, calculate ABC free cash flow for each year. Kuch initial information about this company, we are provided with some information और along with this information इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रोवाइड की गई हैं और हमने जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको लेते हुए हमने इस कंपनी के फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं फॉर 3 इयर्स। ये एबीसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है, 2008 की वैल्यूज, 2009 की और 2010 की वैल्यूज गिवन है। इनकम स्टेटमेंट के जो आपकी सेल्स रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह की इंफॉर्मेशन है वो हमें एज सच रिक्वायर्ड नहीं है और वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम जो फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे फ्री कैश फ्लो। तो जिन कंपनीज के पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है जिसको वो कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंगली वो ही फार्मूलाज अप्लाई करते हैं अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए जो डाटा जो वैल्यूज उनके पास अवेलेबल होती हैं। अब लेट्स से इस कंपनी के हमें सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम फ्री कैश फ्लो बाय यूजिंग सेल्स रेवेन्यू वी कांट कैलकुलेट इट। सो यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट की जो गिवन वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली जो फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वो नेट इनकम बेस्ड जो वैल्यूज हैं, जो फार्मूलाज हैं या जो फार्मूलाज जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यूज को यूज करते हुए हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो कैलकुलेशंस वो मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, वो फार्मूलाज यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमें EBITD की वैल्यू गिवन है, उसके बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे गिवन है, ऑपरेटिंग इनकम गिवन है और जो आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की वैल्यू है उसमें से डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस किया गया है, ऑपरेटिंग इनकम की वैल्यू आ जाती है और उस ऑपरेटिंग इनकम के बाद हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट एट 7% है, उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। इनकम बिफोर टैक्सेस की वैल्यू है, जब आप ऑपरेटिंग इनकम या अर्निंग बिफोर EBIT से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास इनकम या प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू आती है, वो यहाँ पे गिवन है और फाइनली हम इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30% यहाँ पे डिडक्ट हुआ है, तो उसको डिडक्ट करने के बाद हमारे पास नेट इनकम की वैल्यू या नेट प्रॉफिट या नेट अर्निंग की वैल्यू यहाँ पे गिवन है।
इस कंपनी की बैलेंस शीट की जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है फॉर 4 years, क्योंकि हमें बैलेंस शीट की जो वैल्यूज होती हैं वहां पे हमें डिफरेंस लेना होता है। कैश की वैल्यू गिवन है फॉर 2007, 8, 9 एंड 10। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू गिवन है 2007 के लिए 0 है, 2008, 9 एंड 10। देन इन्वेंट्री की वैल्यू है, इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है, और फिर जब जो आपका करंट एसेट है, टोटल करंट एसेट्स, उनको एड अप करके उसकी वैल्यू गिवन है। उसके बाद फिक्स एसेट की तरफ आए तो फिक्स एसेट जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट आ जाता है, फिक्स एसेट की वैल्यू गिवन है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड, फोर्थ, 4 years के लिए वैल्यू गिवन है। और फिर जो उससे आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो डिप्रिसिएशन वैल्यू गिवन है। एंड फाइनली जो आपके टोटल एसेट्स हैं, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट्स, तो वो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे गिवन है। अब आ जाते हैं इस कंपनी की लाइबिलिटी साइड के ऊपर। लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास अकाउंट पेबल्स की वैल्यू है फॉर 2007, 8, 9। 2007 में ऑब्वियसली कंपनी स्टार्ट हुई है तो अकाउंट पेबल्स नहीं है। 8, 9 एंड 10 की वैल्यू है। लॉन्ग टर्म डेट भी नहीं है। एंड देन जो नेट करंट लाइबिलिटीज हैं आपकी, उसकी वैल्यू आपके पास वही जो अकाउंट पेबल की वैल्यू है, सेम वही वैल्यू आपकी करंट लाइबिलिटीज की होगी। लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू गिवन है फॉर 4 years। कॉमन स्टॉक गिवन है एंड रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू गिवन है फॉर 3 years। एंड टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, जब आप करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को एड अप करेंगे और प्लस आपकी इक्विटी को एड अप करेंगे तो टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। थर्ड स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट की गई है एबीसी कंपनी की। और यहाँ पे हमें सबसे पहले जो 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हमारे पास कैश फ्लो के अंदर होती हैं, और सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट इनकम की वैल्यू गिवन है। सेम यही नेट इनकम की वैल्यू आपको इनकम स्टेटमेंट में भी मिलेगी, क्योंकि जब आप कैश फ्लो बनाते हैं तो आप नेट इनकम की वैल्यू इनकम स्टेटमेंट से ही लेते हैं। तो नेट इनकम की वैल्यू है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन एड बैक हुई है, वो सेम डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको बैलेंस शीट के अंदर भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको इनकम स्टेटमेंट में भी मिलेगी। देन इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, उसको नेगेटिव वो सब्ट्रैक्ट हुए हैं यहाँ पे। अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि जब आपके एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो आपका कैश फ्लो डिक्रीज करता है, और जब आपके एसेट डिक्रीज करते हैं तो कैश फ्लो इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री की वैल्यू अगेन सब्ट्रैक्ट हो रही है। इंक्रीज इन अकाउंट पेबल जो है वो एड बैक हो रहे हैं, उसकी वैल्यू वो, क्योंकि आप अकाउंट लाइबिलिटीज जो आपकी इंक्रीज करती हैं तो आपका कैश फ्लो इंक्रीज करता है। और फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू आ जाती है हमारे पास यहाँ पे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वैल्यू गिवन है परचेजेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेम वैल्यू आपको बैलेंस शीट के अंदर भी मिल जाएगी, और वहां पे आपको यहाँ पे तो आपको उस वैल्यू का डिफरेंस मिलेगा, और वहां पे आपको उस पर्टिकुलर साल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो आपने फिर करना ये होता है कि बैलेंस शीट का डिफरेंस लेना होता है 2 साल का। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की वैल्यू गिवन है, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो नेट बनता है वो वैल्यू होगी। बोरविंग रीपेमेंट, जो आपने बोरविंग्स की हुई है उसकी वैल्यू गिवन है फर्स्ट ईयर 2008, 9 और 10 के लिए। एंड देन टोटल कैश फ्लो की वैल्यू है। एडिशनली आपको बिगिनिंग कैश फ्लो की वैल्यू भी गिवन है और एंडिंग कैश फ्लो की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे आपकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एंड हो जाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है और हमने फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अब हम इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं, और फर्स्ट मेथड जो हम अप्लाई करेंगे फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए बाय यूजिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और फ्री कैश फ्लो को ऑपरेटिंग कैश फ्लो को की वैल्यू लेके कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जहां पे आपकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो की वैल्यू होगी या नेट इनकम की वैल्यू यूज होगी, तो वहां पे आपने, क्योंकि नेट इनकम की वैल्यू आपके पास तभी आती है जब आप उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स को
डिडक्ट करते हैं। तो जब टैक्स को डिडक्ट करना तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट को डिडक्ट करना, ऑलरेडी इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ होता है नेट इनकम में, तो हमने उसको ऐड बैक करना है। तो यहाँ पे ये चीज आपने इसको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की वैल्यू देखेंगे कि, और वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर से मिल जाएगी। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू है फॉर द ईयर 2008, 9 और 10। 2008 में 86.52 थी, 9 में 145.18 थी और 10 में 159.69 थी। ये वैल्यूज हम यहाँ से पिक करेंगे। अब यहाँ पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें कि ये इनडायरेक्ट मेथड से आपकी कैश फ्लो कैलकुलेट हुई हुई है, और यहाँ पे नेट इनकम से ये स्टार्ट हो रही है और फिर फर्दर आपकी सारी वैल्यूज की एडजस्टमेंट हुई हुई है। तो नेट इनकम के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट जो है वो माइनस हुआ हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस 15.68 की वैल्यू से ये माइनस होके फिर टैक्सेस को माइनस करके एंड देन हमारे पास 97.52 आता है, फिर 107.28 आता है और फिर 118 आता है। तो यही सेम वैल्यूज जो हैं ये हम कैश फ्लो के अंदर यूज कर रहे हैं और फिर फर्दर एडजस्टमेंट कर रहे हैं और फिर हमारे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्योंकि हमें अब यहाँ पे कंफर्म है कि ये माइनस हुआ है तो हमने इसको ऐड बैक करना है। यहाँ पे एक और बात समझने वाली ये है कि हमने क्योंकि नेट इनकम में से इंटरेस्ट की जो वैल्यू है उसको ऐड बैक कर रहे हैं, तो हम इनकम टैक्स जो 30% पे हमने कैलकुलेट करके डिडक्ट किया है और फिर हमारे पास नेट इनकम आई है, तो हमने इस वैल्यू को इसको डिस्टर्ब करते किए बगैर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे, ऐड बैक करेंगे जो कि ऑलरेडी माइनस है। तो उसके लिए हम किस तरह करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब टैक्स रेट जो था वो हमारे पास है 30% और वो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है एट द रेट ऑफ 30%। तो हमने 1 माइनस 30 जो हमारे पास वैल्यू आएगी हमने उसको उसके साथ ऐड बैक करना है इसको और देखना है कि वो कितनी वैल्यू है। अब इंटरेस्ट जो डिडक्ट हुआ था वो 15.68 की अमाउंट थी जो कि डिडक्ट हुई थी, और इस अमाउंट के साथ हमने 1 माइनस 0.30 जो कि टैक्स रेट था उसको माइनस किया तो 0.7 बनता है, और 0.7 के साथ 15.68 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.98 की वैल्यू आएगी, और ये 98 की वैल्यू जो है ये आपका वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि आपने डिडक्ट कर लिया था। तो इसको हमने ऐड बैक करना है जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं वाई यूजिंग द ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशंस के अंदर। तो ये एक साल के लिए हमने इसको इस तरह कैलकुलेट किया 15.68 की वैल्यू को लेके, जो 2009 की वैल्यू होगी उसके साथ फिर हम 2007.7 को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लिखेंगे और फिर इसी तरह 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करके 2010 में जितनी हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्ट किया था उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे 2009 में 17.25 इंटरेस्ट एक्सपेंस था, अगेन उसको 0.7 के साथ मल्टीप्लाई किया 12.08 की वैल्यू थी आ गई और वो हमने ऐड बैक करनी है, और 18.97 जो इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्ट हुआ था उसको 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करके 13.28 की वैल्यू है जो हमने ऐड बैक करनी है। नेक्स्ट जो इस फॉर्मूला में वैल्यू हमने एंटर करनी है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, और ड्यूरिंग लेक्चर आपको बताया गया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर से भी ले सकते हैं और आप बैलेंस शीट के अंदर से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो परचेजेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू है वो 2008 में 0 है, 2009 में 50 है और 2010 में 55 है। सेम वैल्यू हम यहाँ से उठा सकते हैं और अपने फॉर्मूला के अंदर एंटर कर सकते हैं, मगर ये वैल्यूज किस तरह आई हैं इसको भी देख लेते हैं। अगर हम इस प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की वैल्यू अगर हम बैलेंस शीट से पिक करेंगे
तो हम उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फिक्स एसेट की वैल्यू है जो कि 2007 में 500 है, 2008 में अगेन 500 है, 2009 में 550 है और 2010 में 605 है। अब हमने जब बैलेंस शीट की जो वैल्यूज होंगी तो फिर हम डिफरेंस लेते हैं। तो 2008 में 500 माइनस 500 जीरो की वैल्यू आएगी, इसीलिए जो आपकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर वैल्यू शो हो रही है वो 2008 के लिए जीरो शो हो रही है। 2009 के लिए हम 550 माइनस 500 करेंगे तो आंसर वुड बी 50। तो 2009 के लिए जो आपकी कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर वैल्यू है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की वो 50 है। 2010 की वैल्यू निकालने के लिए 605 माइनस 550 आंसर वुड बी 55। तो सेम 55 की वैल्यू जो है वो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की परचेजेस पे 55 की वैल्यू है। तो इस तरह हम बैलेंस शीट से भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन फिर हमें यहाँ पे उसका डिफरेंस लेना होगा। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से डायरेक्ट वैल्यूज लेते हैं तो वो फिर डायरेक्ट अब वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है, तो वहां से हम डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। ये इसको रीचेक कर लें। परचेजेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2008 के लिए 0, 2009 के लिए 50 और 2010 के लिए 55। यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर हमने ये फॉर्मूला के अंदर हमने ये वैल्यूज डाल दी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की, और अब हम जो फर्दर इसकी कैलकुलेशन है फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या इसका पैटर्न बनता है ओवर द 3 इयर्स और इसकी क्या आंसर आता है। अब जो वैल्यूज हमने माइनस करनी है लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर की, उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया था। तो 2008 के लिए जो हमने कैलकुलेशंस की हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 86.52 और उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक किया 10.98, उसकी कैलकुलेशंस अभी हमने देख ली थी। और फिर हम उसके अंदर जीरो जो है उसको माइनस, जीरो की वैल्यू माइनस, तो आपका 97.50 फ्री कैश फ्लो है अवेलेबल फॉर 2008। देन 2009 की कैलकुलेशंस इस तरह होंगी 145.18, उसमें 12.08 ऐड बैक हुआ और जो 50 है वो माइनस हुआ, तो 107.26 आपका आंसर है फॉर 2009। और 2010 में 117.97 आंसर है फ्री कैश फ्लो का, 159.69 प्लस 13.28 माइनस 55, द आंसर वुड बी 117.97। तो ये 3 साल का हमने फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट किया बाय यूजिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो। नेक्स्ट मेथड जो हम यूज कर रहे हैं फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए वो है नेट इनकम। और नेट इनकम का जो के थ्रू जब हम फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है नेट इनकम प्लस डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन हम नेट इनकम यूज कर रहे हैं, तो नेट इनकम में इंटरेस्ट ऑलरेडी डिडक्टेड है, हमने इसको ऐड बैक करना है। तो ये चीज हम इस फॉर्मूला के अंदर तो नहीं मेंशन, लेकिन हम इसको एडजस्ट करके फिर इसकी फर्दर जो सारी डिडक्शंस हैं या एडिशंस हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली वो करेंगे। सबसे पहले नेट इनकम की वैल्यू लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, नेट इनकम की वैल्यू आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी आपको मिल जाएगी। नेट इनकम 97.52 फॉर 2008, फिर 107.28 फॉर 2009 एंड 118 फॉर 2010। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे भी मिल जाएंगी और सेम वैल्यू हमें ऑब्वियसली जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट से वैल्यूज लेके बनती है और बैलेंस शीट से। तो यहाँ पे हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी नेट इनकम की वैल्यू सेम यही वैल्यूज गिवन है। तो हम यहाँ से नेट इनकम की वैल्यू लेंगे। उसके बाद हमने अगेन इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करना है। तो जो प्रीवियस फॉर्मूला के मेथड के अंदर हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस की थी, सेम वही कैलकुलेशंस जो हैं वो इस फॉर्मूला के अंदर भी होंगी, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट वही है, इनकम स्टेटमेंट वही है, डाटा वही है, वैल्यूज वही हैं, तो हमारी कैलकुलेशंस भी ऑलमोस्ट वही इंटरेस्ट एक्सपेंस की सेम कैलकुलेशंस होंगी, चाहे हम कोई भी मेथड यूज करें, बट जो इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करना है वो वैल्यू सेम होंगी। 15.68 की वैल्यू डिडक्ट हुई थी और उसको 0.7 के साथ हमने
मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 10.98 और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इसको हमने ऐड बैक किया। और फॉर 2009 हम 12.08 ऐड बैक किया और 2010 के लिए हमने 13.28 कैलकुलेट करके ऐड बैक किया। सेम यही वैल्यूज हमने जो अनदर मेथड यूज किया था फ्री कैश फ्लो का, वहां पे भी हमने यहाँ पे यूज किया था। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट जो हमने वैल्यू लेनी है वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेनी है, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें बैलेंस शीट से भी मिल जाएगी और सेम वैल्यू हमें इनकम स्टेटमेंट से भी मिल जाएगी। अगर बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू देखें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2007 के लिए कोई नहीं है, 2008 के लिए 45 है, तो हमने डिफरेंस लेना है विद 2007, 45 माइनस 0 45 आंसर आता है। और 2009 में 94.54 है, तो हमने 45 उसमें से माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा वो लेना है। और 2010 में 148.95 है, उसमें से 94.50 हमने माइनस करना है। और अगर कैलकुलेटेड फॉर्म के अंदर हमने डेप्रिसिएशन लेनी हो तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में आपको कैलकुलेटेड फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2008 के लिए 45, 2009 के लिए 49.50 और 2010 के लिए 54.45। सेम वही कैलकुलेशंस अगर बैलेंस शीट से करें तो यही आंसर आएगा, और ये वैल्यूज हम यहाँ से पिक करेंगे और फॉर्मूला के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी हमने ऐड कर ली। अब वैल्यूज हमने वर्किंग कैपिटल की ऐड करनी है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अंदर कितना चेंज आया है उसको पहले कैलकुलेट करते हैं कि वर्किंग कैपिटल के कितनी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल होता है या नेट वर्किंग कैपिटल होता है। वो वैल्यू हमने कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ से हम, ये बैलेंस शीट है और यहाँ से हम जो नेट वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशंस हैं वो देखेंगे किस तरह होनी है। करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, कैश एक्सक्लूड कर देंगे हम। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है फॉर 2007, 8, 9 और 10। फिर इन्वेंट्री की वैल्यू है फॉर 2007, 8, 9 और 10, और फिर टोटल करंट एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटीज के अंदर अकाउंट पेएबल की जस्ट वैल्यू गिवन है और फिर इसकी फर्दर कैलकुलेशंस वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशंस हुई है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 60 माइनस जो आपके अकाउंट पेएबल आपकी करंट लायबिलिटीज हैं 0 है, तो आंसर वुड बी 60। 166 माइनस 50, 116 आंसर है आपका वर्किंग कैपिटल का। 182.60 माइनस 55, 127.60 आपका आंसर है। 200.86 माइनस 60.50, 140.36 आपका वर्किंग कैपिटल का आंसर है। अब ये 4 इयर्स के लिए वर्किंग कैपिटल है और ये बैलेंस शीट है। जब बैलेंस शीट के अंदर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपने डिफरेंस लेना है। तो अगेन यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे। 2008 की जो 116 की वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है उसमें से 60 को माइनस करेंगे जो 2007 की वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर आएगा 56। और 2009 127.60 में से 116 माइनस करेंगे, द आंसर वुड बी 11.60 नेट वर्किंग कैपिटल फॉर 2009। 2010 की वैल्यू 140.36 वर्किंग कैपिटल में से 127.60 2009 का वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे, द आंसर वुड बी 12.76। और इस तरह 3 साल का नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी और ये वैल्यू हम यहाँ से पिक करेंगे और उस टेबल में, कैलकुलेशन टेबल में एंटर करेंगे। अब क्योंकि हमने वर्किंग कैपिटल को अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने माइनस करना है तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। नेक्स्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पे एंटर करनी है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जैसे कि प्रीवियस मेथड के अंदर हमने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की वैल्यू अगर बैलेंस शीट से करेंगे तो हमें कैलकुलेशन उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा 2 साल का। तो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अगर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की वैल्यू लेते हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू वहां से पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगेन आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर परचेजेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में जो आपकी ये कैपेक्स की वैल्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, तो ये वैल्यू हम यहाँ से पिक करेंगे और इस फार्मूला के अंदर एंटर कर देंगे। यहाँ पे ये वैल्यू हमने एंटर कर दी है कैपेक्स की। अब इसकी फाइनल हम कैलकुलेशंस करेंगे कि फ्री कैश फ्लो इसकी
कितने उसका क्या आंसर आता है। जो नेट इनकम की वैल्यू है 97.52, इसके अंदर हमने एड बैक की एक्सपेंस 10.98, डिप्रिसिएशन एड बैक की 45 और चेंज इन वर्किंग कैपिटल को माइनस करेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी 0 है एंड द आंसर वुड बी 97.50। 2009 के लिए हम जब कैलकुलेशंस कर रहे हैं 107.28 जो नेट इनकम की वैल्यू, उसके अंदर एड बैक किया इंटरेस्ट एक्सपेंस 12.08 और डिप्रिसिएशन एड बैक की 49.50 और माइनस किया वर्किंग कैपिटल 11.60 और कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस किया एंड द आंसर वुड बी 107.26 फ्री कैश फ्लो। 2010 के लिए जब हम कर रहे हैं तो 118 नेट इनकम, एड बैक किया इंटरेस्ट 13.28, डिप्रिसिएशन एड बैक की 54.45 और चेंज इन वर्किंग कैपिटल 12.67 को माइनस कर रहे हैं और फिर कैपेक्स की वैल्यू जो है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट 55 उसको माइनस करेंगे, आंसर वुड बी 117.97। तो इस तरह हमने तीनों सालों के लिए फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट किया बाय यूजिंग नेट इनकम मेथड। अब हम थर्ड मेथड यूज करेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू को लेते हुए, क्योंकि जो इन स्टेटमेंट्स के अंदर वैल्यूज अवेलेबल हैं उन वैल्यूज को लेते हुए जितनी भी टाइप्स की या जिन जिन मेथड के साथ हम फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं हम वो सारी यहाँ पे कर रहे हैं। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू को लेते हुए हमने फ्री कैश फ्लो कैलकुलेशंस करनी है। हमने वैल्यू लेनी है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। अब यहाँ पे जब हम इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें या तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू है जो कि ऑपरेटिंग इनकम की फॉर्म के अंदर है, और या नेट इनकम की वैल्यू है। जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू है वो हमें एज सच नहीं है। अगर हम वो वैल्यू उठाएंगे तो फिर हमें इंटरेस्ट को ऐड बैक करना होगा, और अगर हम ऑपरेटिंग इनकम की वैल्यू उठाते हैं तो फिर हमें टैक्स को डिडक्ट करना होगा। तो यहाँ पे दोनों मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। हम ऑपरेटिंग इनकम की वैल्यू को उठाएंगे तो फिर हमें जस्ट टैक्सेस को माइनस करना है, टैक्स की वैल्यू माइनस करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस अभी जो मेथड है उसके अंदर देखा कि हमने टैक्स को हम माइनस करेंगे। लेकिन अगर हम जो प्रीवियस मेथड में हमने नेट इनकम की वैल्यू उठाई थी और फिर हमने एक्सपेंस को ऐड बैक किया था, क्योंकि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो उसको हमने क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्टेड था तो ऐड बैक किया था। लेकिन अगर हम अगेन नेट इनकम की वैल्यू उठाते हैं तो फिर हमें सेम वो रिपीट हो जाएगी, नेट इनकम को यूज करते हुए फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशन हो जाएगी, तो फिर हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटिंग इनकम की वैल्यू को उठाएंगे। ऑपरेटिंग इनकम की जो यहाँ पे 2008, 9 और 10 के लिए वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज हम पिक करेंगे और फिर इनसे हमने टैक्स को माइनस करना है, और टैक्स एट द रेट ऑफ 30% है तो हम इसकी डिडक्शन करेंगे। उसमें से इस वैल्यू में से ऑपरेटिंग इनकम में से हमने टैक्स को माइनस करना है, ताकि जो फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स की वैल्यू हमें चाहिए इस फॉर्मूला के लिए। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम की वैल्यू जो इनकम स्टेटमेंट में गिवन थी 155, 170 और 187 फॉर 3 इयर्स, वो हमने पिक कर ली है। अब हमने इसको ट्रीट करना है इस तरह के, इसमें से हमने टैक्स को डिडक्ट करना है, तो टैक्स की वैल्यू को माइनस करना है। और उसको करने के लिए हमने लेक्चर में पढ़ा था कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, ऑपरेटिंग इनकम इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो टैक्स रेट हमारे पास 0.30 या 30% है, और इसको हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। 1 माइनस टैक्स रेट 1 माइनस 0.30 टैक्स रेट था, तो 0.7, 0.7 एंड 0.7 की वैल्यू है। तो हम इसको 155 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आता होगा वो हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। सो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस फॉर 2008 है वो 108.5 है, और 119.35 है, और 131.28 है। अब हमने टैक्स जो है वो इसमें से माइनस, इस तरह आपको पता चल जाएगा कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू थी वो 155 थी,
और जो आपने टैक्स इसमें से माइनस करके वैल्यू अब आपके पास जो बच गई आफ्टर टैक्स वो है 108, तो वो वैल्यू कम हो गई। इट मीन्स कि आपने टैक्स का जितनी भी अमाउंट थी वो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वो डिडक्ट हो गई है। और 108 आपके पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू भी डिक्रीज हो गई, 170 थी 119 रह गई है, 187.55 थी, तो आप आफ्टर डिडक्शन ये 131.28 है, तो आफ्टर डिडक्शन आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट हमने जो इसमें एडजस्टमेंट करनी है, अगेन वो आपने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन की अगेन वैल्यू जो है वो ले ली, और कैलकुलेटेड वैल्यू आपको इनकम स्टेटमेंट में मिल जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, और अगर आपने बैलेंस शीट से लेनी है तो फिर आपको इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू ले ली, सेम वही वैल्यू जो हमने प्रीवियस फॉर्मूलाज के अंदर भी ली है, सेम वही वैल्यू होगी, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट सेम है और सेम डाटा है, तो अकॉर्डिंगली हम सेम वैल्यू यहाँ पे ली। उसके बाद हमने नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल के अंदर जो दो कंपोनेंट्स हैं, आपका एक नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल और जो आपका कैपेक्स है या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो वो वैल्यू हमने लेनी है। एक एक करके हम वो वैल्यूज दोनों लेंगे। ये नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल की वही कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हम प्रीवियसली मेथड्स के अंदर भी यूज कर रहे हैं, 56, 11.60 और 12.76, ये वैल्यू हमने डिडक्ट करनी है। और उसके बाद हमने कैपेक्स की वैल्यू या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो लेनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू लेनी है। अब ये सारी वैल्यूज हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली इसके अंदर एंटर कर दी हैं। अब इसकी फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करना है हमने। 155 के साथ जो हमने ट्रीटमेंट किया टैक्स को डिडक्ट करने के लिए, तो इसलिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तो हमने एडजस्ट कर लिया, तो हमारा फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू से होता है 108.5। इसके अंदर हमने डिप्रिसिएशन ऐड किया और ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल को माइनस किया और कैपेक्स की वैल्यू को भी माइनस किया। फिर 2009 के लिए भी सेम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको हमने उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया, नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल को माइनस किया और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी माइनस किया। और फिर 2010 के लिए भी सेम यही ट्रीटमेंट हमने किया। तो जो फ्री कैश फ्लो हमने एट द एंड कैलकुलेशन हुई हैं वो कुछ इस तरह है कि 2008 के लिए 97.50, 2009 के लिए 107.26 और 2010 के लिए 11.97। तो यहाँ पे अब आप ये नोट करें कि जो हमने इन 3 मेथड्स से फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट किया है फॉर 3 इयर्स, वो वैल्यूज सेम है। बाय यूजिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू से फ्री कैश फ्लो के लिए जब कैलकुलेशंस करते हैं तो 97.50, 107.26, 117.97, और इससे जो प्रीवियस मेथड्स के अंदर हमने कैलकुलेशंस किए हैं बाय यूजिंग नेट इनकम, तो सेम वही आंसर है 97.50, 107.26, 117.97। और जो हमने सबसे पहले बाय यूजिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो की वैल्यू से हमने जो कैलकुलेशंस की हैं, सेम फ्री कैश फ्लो की वैल्यूज आई हैं फॉर 3 इयर्स। तो जो अवेलेबल डाटा था उसके अकॉर्डिंगली जो हमने कैलकुलेशंस की, तो कोई भी मेथड आप यूज करेंगे योर आंसर रिमेन्स द सेम। तो ये तो होगी कैलकुलेशंस फ्री कैश फ्लो की। अब हम इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि एबीसी कंपनी ने ओवर द 3 इयर्स, पास्ट 3 इयर्स के अंदर उनका क्या ट्रेंड रहा है फ्री कैश फ्लो का। 2008 के अंदर $97.50 है, 2009 में 107.26 है और 2010 के अंदर 117.97 है। तो ऑब्वियसली ये एक हायर ट्रेंड के ऊपर जा रहा है फ्री कैश फ्लो। हर साल के अंदर जो फ्री कैश फ्लो के अंदर इजाफा हो रहा है वो है $10 का, और 97 से 107 और फिर 117। तो कंपनी जो है ऑन अ हायर ट्रेंड है इन फ्री कैश फ्लो, और कंपनी इस फ्री कैश फ्लो को किस तरह यूटिलाइज कर सकती है, इसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर जाएं तो एक तो ये कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को शो करता है, कंपनी की एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेहतर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रही है कंपनी, अपने रेवेन्यूज को, अपनी इनकमिंग कैश फ्लोज को बढ़ा रही है, और कंपनी ऑन अ ग्रोथ जो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो उसके अंदर एक ग्रोथ ट्रेंड शो हो रहा है।
अब इस फ्री कैश फ्लो को कंपनी किस तरह इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकती है? कंपनी इस फ्री कैश फ्लो को अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकती है बाय गिविंग देम डिविडेंड पे कर सकती है उनको, और कंपनी जो है इस फ्री कैश फ्लो को अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए, उसके प्रोसेसेस को, उसके ऑपरेशंस को एनहांस करने के लिए, बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकती है, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकती है अपने बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के अंदर, ताकि आपके ऑपरेशंस फर्दर स्मूथ हो, ताकि आपकी रेवेन्यू अच्छे हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो, और कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट लाइन डेवलप कर सकती है, किसी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टिव प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, या कंपनी अपने अल्टीमेट जो डेट है उसको पे बैक करने के लिए भी इस कैश को यूज कर सकती है। तो ऑन अ लॉन्ग टर्म देखें तो कंपनी इस फ्री कैश को बेहतर यूटिलाइजेशन करके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो अचीव कर सकती है। तो इस तरह हम इस फ्री कैश फ्लो को आफ्टर कैलकुलेशन उसका ट्रेंड देखते हुए कि वो हायर है या लो है, या ओवर द इयर्स उसके अंदर क्या इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, और उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि कंपनी को क्या क्या करना चाहिए। होपफुली इस प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन के बाद और इन सब कैलकुलेशंस के बाद आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी आई होगी, फ्री कैश फ्लो को समझने के अंदर बहुत बेहतरी आई होगी। और रिगार्डिंग दिस लेक्चर, if you have any question or query, you are most welcome. Thanks for joining. Allah Hafiz.